नमस्कार साथियों। हमारे देश में पब्लिक को इम्प्रेस करना बहुत ही आसान सा काम है क्योंकि हम इंडियंस अपने देश की मिट्टी से थोड़े ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड होते हैं और लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश की इकोनॉमिक्स की मैथ को समझे या ना समझे इस बात को बड़े अच्छे से समझती हैं और कई बार इस चीज का फायदा भी उठा लेती हैं। मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? बड़े बड़े सपने दिखाना जैसे कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्रिएट कर देना और हर साल मार्केट में 2 करोड़ से भी ज्यादा जॉब्स क्रिएट करना, बस इतने में तो वोटर्स इनके बड़े बड़े भक्त बन जाते हैं और ये पूछना ही भूल जाते हैं कि मंत्री जी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब बनाओगे? Don't be an anti-national. रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। किसी भी देश की जीडीपी उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का आईना होती है। जीडीपी मतलब किसी भी देश में एक साल में जितना भी सामान प्रोड्यूस किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उन सब का टोटल कॉस्ट, चाहे वो सुई से लेकर के एक पेन तक, और जितनी भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। सर्विस यानी जैसे कि कोई फूड डिलीवरी ऐप ले लो, वो आपको किसी भी तरीके से मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है कोई चीज, लेकिन वो फूड डिलीवर करके सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इन दोनों का अगर हम टोटल कॉस्ट ले लें तो वो टोटल कॉस्ट में जो नंबर्स में आता है उस आंकड़े को हम जीडीपी कहते हैं। 2017 से ही लगातार हमारी जीडीपी गिरते जा रही है, वो आप इस ग्राफ से आराम से देख सकते हो। अनएम्प्लॉयमेंट के तो क्या ही कहने, डेली डेली आसमान को छू रही है। और साथ ही पूरे इन सब के बीच में बहती गंगा में हाथ धोने कोरोना वायरस पूरे बारात के साथ चाइना से इंडिया में आ जाता है। उस समय हमारी गवर्नमेंट ने दूसरे देशों में कोरोना वायरस के स्प्रेड को देखते हुए हमारे देश में जल्दी जल्दी में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। मित्रों, मैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का ये डिसीजन गलत था, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि अगर हम अमेरिका यूके की बजाय किसी दूसरे देश जैसे चाइना और साउथ कोरिया से सीखे होते तो थोड़ी हमारी इकोनॉमी अच्छी कंडीशन में हो सकती थी। अमेरिका का दलाल बहनचोद। अबे ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात चाणक्य ने बोली है कि शत्रु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने से उस पर 75% जीत हासिल हो जाती है। साथ ही जब शत्रु के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर लेते हैं तो उसे आसानी से पराजित किया जा सकता है। पहली फुर्सत में निकल। जब हमारे न्यूज चैनल्स चाइना को डुबाने में लगे हुए थे तब तो चाइना की जीडीपी फल फूल रही थी, और जिस टाइम पे नेशन वांट्स टू नो व्हाट इज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आवर कंट्री, उस टाइम पे हम रेहा के काला जादू को भुनाने में लगे हुए थे। इसी बीच एनएसओ ने फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून का जीडीपी का आंकड़ा पेश कर दिया, जिसमें बताया गया कि इंडियन इकोनॉमी -23% से कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, यानी कि -23% ग्रोथ घट गई। इससे पहले आपको ये बात जानने की जरूरत है कि 1% भी अगर हमारी जीडीपी ऊपर नीचे होती है तो पूरा मार्केट की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है जी। लेकिन यहाँ 24%, वो भी माइनस में 24% का घाटा हुआ है, तो आप समझ जाओ क्या कंडीशन है। लेकिन सरकार अभी भी खुश है, बोल रही है अरे कुछ नहीं हुआ है, हमारी बस वीडियो पे डिसलाइक आया है, इसके लिए ये सब हो रहा है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी बोलती हैं कि अरे भैया ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, हम क्या कर सकते हैं, ये तो भगवान का दिया हुआ है, हमसे क्या मतलब, भगवान को तो छोड़ दो मैडम। और वो तो हम आगे समझ ही जाएंगे कि ये सही में एक्ट ऑफ गॉड है या फिर पुअर पॉलिसीज का हिसाब है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये है कि ये इकोनॉमिक डाउनफॉल तब आया है जब सरकार ने अपनी तरफ से 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज भी साथ में अनाउंस कर दिया है। अब ये 20 लाख करोड़ का पैकेज कितना हेल्प किया वो तो हम देख ही सकते हैं। अब हम आप लोगों जैसे आम लोग तो यही सोच रहे होंगे कि देखो सरकार ने तो यहाँ पर 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया है लोगों की हेल्प के लिए, क्योंकि हम तो इकोनॉमिस्ट है नहीं, हमें पता है नहीं कि क्या चीज कैसे होती है। लेकिन हमारी सरकार को मैनिपुलेशंस बहुत ज्यादा पसंद है, वो हर चीज को मैनिपुलेट करके दिखाने में ज्यादा भरोसा रखती है।
इस 20 लाख करोड़ के पैकेज का मैथ भी थोड़ा सा ऐसे ही ट्रिकी है। अब इस 20 लाख करोड़ की मैथ्स को समझो। इसमें से जो 40% पैसा था वो आरबीआई का लिक्विडिटी इंक्लूजन था इकोनॉमी में, जो कि एक तरीके का बैंकों के लिए लोन होता है। और हालांकि आरबीआई का पैसा हम सरकार के खाते में ऐड नहीं करते हैं, सरकार अलग होती है, आरबीआई अलग पैसे देती है अब तक तो। लेकिन अब ये सरकार उसको आरबीआई के पैसे को भी अपने में जोड़ के दिखा रही है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। बचे हुए 60% पैसों को वो किसी ना किसी तरीके से लोन फैसिलिटी थी या फिर क्रेडिट फैसिलिटी थी, जो कि हमें और आपको दी जा रही थी। अब सोचने वाली बात तो ये है कि लोन और क्रेडिट, जब पहले से ही मार्केट डाउन चल रहा है, लोगों की दुकानें बंद चल रही हैं, तो आप उसमें लिक्विडिटी इंक्लूजन करोगे, लोगों को आप लोन लेने के लिए कहोगे। मतलब कौन ऐसा इंसान होगा जो कि ऐसे मंदी में लोन लेना चाहेगा। जहां पर बाकी दुनिया फिस्कल पैकेज देने में लगी हुई थी। फिस्कल पैकेज यानी सरकार अपनी जेब से वो पैसे देगी और उस जगह पे इन्वेस्ट करेगी जहां पे जरूरत है, और वो पैसे लोन नहीं होंगे। वहां पे हमारी सरकार क्रेडिट और लोन की नई नई स्कीमें पेश कर रही थी। प्रॉब्लम्स तो थी, और सबसे बुरी चीज कि उस समय में ये कहीं राजस्थान की सरकार गिराने में कोई लगा हुआ है, कोई कहीं गिराने में लगा हुआ है, आई डोंट नो, लेकिन गहलोत जी तो ऐसा ही बोल रहे थे। गाइस, आप इस चार्ट को देख लो, आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि इंडिया ने सिर्फ 0.85% ही अपनी जीडीपी का हिस्सा कोविड के रिलीफ के लिए दिया है। लेकिन बाकी डेवलप कंट्रीज को देख लो भैया, यूएस 10.71%, जर्मनी का तो सबसे ज्यादा भैया 20.95%, और इजराइल 5.94%, फ्रांस 11. मतलब सब ने अपनी तरफ से बहुत सारा फिस्कल पैकेज दिया भैया। देखो, लोन वोन नहीं, फिस्कल पैकेज, सरकार ने अपने खाते से, अपने जेब से वो पैसे दिए। अब क्वेश्चन ये है गाइस कि इंडिया जैसी बड़ी डेमोक्रेसी के लिए 0.8% कितना काफी था? तो मैं बोलूं डेफिनेटली काफी नहीं था। कंपनीज और लोगों का इस पैकेज में कितना इंटरेस्ट है वो तो हम इसे देख के समझ सकते हैं कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पैकेज की अनाउंसमेंट की थी, उस दिन अचानक से निफ्टी बहुत पीक पे चढ़ गया था, और फिर जैसे जैसे निर्मला ताई ने इस पैकेज को इलेबोरेट करके 4 दिनों के अंदर समझाया, डेली डेली निफ्टी घटता चला गया। और मैंने निफ्टी को इसलिए लिया क्योंकि ये ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट को थोड़ा इफेक्टिव ढंग से बता देता है। इस बात को समराइज करते हुए बोलूं तो कुल मिलाकर सरकार का बटुआ खाली है और 20 लाख करोड़ जाली है। अब जब गवर्नमेंट के खजाने की बात कर ही चुके हैं, तो चलो अब ये भी देख लेते हैं कि गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है। गाइस, अगर हम 2020 का फिस्कल डेफिसिट निकाल के देखें तो 4.59% है हमारी टोटल जीडीपी का। फिस्कल डेफिसिट मतलब आसान भाषा में समझो कि इसका मतलब होता है कि सरकार के ऊपर हमारी जीडीपी का कितना परसेंट लोन है। तो हमारी सरकार के ऊपर हमारी टोटल जीडीपी का 4.59% 2020 में लोन है। हालांकि कई बार गवर्नमेंट के ऊपर इस फिगर को कम करके बताने और मैनिपुलेट करने जैसी कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं। मित्रों, इन सब के बावजूद भी सरकार की गलत पॉलिसीज और आरबीआई के काम में दखलंदाजी से सरकार आरबीआई के ऊपर प्रेशर बना रही थी कि वो अपने रिजर्व में रखे हुए पैसे निकाल करके सरकार के हाथों में सौंप दे, ताकि सरकार उससे डेवलपमेंट कर सके। अब कितना डेवलपमेंट हुआ वो तो पता नहीं, उस पैसे से कितना डेवलपमेंट हुआ है। इसके पहले भी सरकार ने आरबीआई से बहुत ज्यादा पैसा ले रखा है, ये बात आरबीआई के पहले वाले गवर्नर ने बता दी थी, जो कि साफ साफ शो करता है कि सरकार के पास पैसे की कमी है और सरकार डेब्ट में डूबते जा रही है और उस पैसे को भर नहीं पा रही हो, इसलिए गवर्नमेंट पीएसयूज को बेच रही है, आरबीआई के पैसे को गलत इस्तेमाल कर रही है और भी बहुत सारी चीजें। और इसी बात के प्रोटेस्ट में आरबीआई के 2 गवर्नर्स ने भी रिजाइन कर दिया, और रीजंस में उन्होंने अपना कुछ पर्सनल रीजन बताया। अब बेचारे पढ़े लिखे आरबीआई के गवर्नर्स आंखों पे पट्टी बांधकर इस दृश्य को नहीं देख पाए, तो उन्होंने सोचा कि भैया अब हम अपनी जॉब से ही रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि वहां उनकी बात तो सुनी जा नहीं रही है। लेकिन हमारी इलिटरेट और गंवार मीडिया ने इस बात को बहुत ही अलग ढंग से पेश करने की कोशिश की हम आपके सामने। आपको ये वीडियो याद है? प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पता ही नहीं है कि वो अपने बनाए आर्थिक संकट से कैसे निपटें। आरबीआई से चोरी काम नहीं आने वाली, ठीक वैसे ही जैसे कि डिस्पेंसरी से बैंडेड चोरी करके
गोली के जख्म पर लगाने से कोई ठीक नहीं होता। आज जनता के जहन में और दिल में एक ही प्रश्न है कि आरबीआई अब रॉटन बैंक ऑफ इंडिया बनने जा रहा है कि कल को इतने बुरे दिन आ जाएं तो सिर्फ जनता, सरकार मालामाल और जनता कंगाल। यदि चोरी के विषय में कोई कांग्रेस के नेता बोले तो कहीं न कहीं एक आश्चर्य की बात साबित होती है। जिस प्रकार नेशनल हेराल्ड के 5,000 से ज्यादा करोड़ की जो संपत्ति को हड़पने का जो गांधी परिवार ने काम किया था, इससे भारत की अर्थव्यवस्था के गहरे संकट का पुष्टिकरण होता है और जैसा मैंने कहा वित्तीय संकट का भी। जिस विषय में उनको कोई ज्ञान ही नहीं है तो ऐसे विषय में ज्यादा ये हमें नसीहत देने की कष्ट न करे राहुल गांधी। अपना पैसा ले लिया तो दिक्कत क्या है? हाँ रूबिका, आरबीआई से बार बार पैसे लेना बिल्कुल गलत है और जो कि सरकार का दिवालियापन शो करता है और ये भी शो करता है कि सरकार सही से इकोनॉमी को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं लैग कर रही है। और इस बात को कांग्रेस ने बहुत पहले ही समझ लिया था और अपनी समझबूझ दिखाते हुए आगाह भी कर दिया था, जिनकी प्रेडिक्शंस आज एकदम सही होती लग रही हैं। गाइस, दुनिया की कोई भी इकोनॉमी डिमांड और सप्लाई वाले प्रिंसिपल पे काम करती है। जब डिमांड ज्यादा होती है तो सप्लाई ज्यादा होती है, सप्लाई ज्यादा होती है तो लोगों को जॉब ज्यादा मिलती हैं, जॉब्स क्रिएट ज्यादा होती हैं, लोगों के पास पैसे ज्यादा होते हैं और कोई भी नेशन का जीडीपी बढ़ता है और वो ग्रो करता है। और कॉस्ट कटिंग में हो सकता है कि वो अपने एम्प्लॉइज कट करे, उनकी सैलरीज कट करे। तो अगर सैलरीज कम करते हैं या फिर एम्प्लॉइज कट करते हैं तो दोनों में हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, लोगों के पास पैसे नहीं आ रहे। लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे तो वो फिर से स्पेंड कम करेंगे, जब स्पेंड कम करेंगे तो फिर से सप्लाई कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बढ़ती चली जाएगी। अब हमारी गवर्नमेंट इस समय इसी सिचुएशन में चल रही है, इसी मोड पे काम कर रही है। आप इस ग्राफ से समझ सकते हो कि कंज्यूमर्स का मार्केट में कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा गिर चुका है। वो सामान इसलिए नहीं खरीद पा रहे, उनके पास कैश नहीं है तो वो सामान कैसे खरीदेंगे। अब जाहिर सी बात है, मोदी जी लोन दे रहे हैं, उसको लेकर के तो सामान खरीद नहीं सकते इस समय में। देखो, आपने ये तो सुना ही होगा कितनी सारी कंपनियां बंद हो रही हैं, कितने सारे लोगों की जॉब्स जा रही हैं, कितने सारे लोगों की सैलरीज कट हो रही हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कहां से क्रिएट हो रही हैं? द रीजन इज सेम, गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे दुनिया का भ्रमण, वर्ल्ड टूर करके आए। उन्होंने हर देश पे जाकर के बोला, भैया आओ भारत में इन्वेस्ट करो, इंडिया में इन्वेस्ट करो। लेकिन आपको क्यों समझ में आया एक चीज की, क्यों कंपनियां बाहर से इंडिया में आकर के इन्वेस्ट कम कर रही हैं, बहुत कम क्यों कर रही हैं? पहले तो एक तरफ आप कंपनियों को मार्केट में जिंदा ही नहीं रहने दे रहे हो। अभी वो आप इसका एग्जांपल ले लो, टेलीकॉम कंपनीज एजीआर बिल ड्यू, मतलब अब आपको एजीआर भरते भरते वो कंपनियां देश से निकल जाएंगी, मतलब वो खत्म हो जाएंगी। मार्केट में एक तरीके से मोनोपोली हो जाएगी क्रिएट, एक कंपनी या दो कंपनी जैसे जियो और एयरटेल ही बचेंगी मे बी, क्योंकि भाई वोडाफोन की हालत तो ठीक नहीं लगती है मुझे। दूसरी चीज, आप कह रहे हो कि आओ मेक इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया करो, तो कहां से, कैसे पॉसिबल है? पहले आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज ही इतना ज्यादा टैक्स उनके ऊपर इंपोज करती हैं कि वो कमाई ही नहीं कर पा रही हैं, तो कोई क्यों इंटरेस्टेड होगा? और ऐसे बहुत सारे रीजंस है गाइस जिसको कि कंपनीज देखती हैं और ये सोचती हैं कि भैया इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। क्योंकि अभी देखो हमारे भी देश की कंडीशन, कहीं रिलीजन बेसिस पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कोई कुछ कह दे रहा है, कहीं पे कुछ हो जा रहा है, कहीं पे कोई किस पे केस कर रहा है। तो ये जो अनस्टेबिलिटी है, कंपनीज ये चीज पसंद नहीं करती। कोई भी कंपनी बाहर जाएगी तो वो सोचेगी वो फ्री बिजनेस कर रहा है ना। कोई भी कंपनी, अभी देखो ना, आप चाइना से भी कितनी सारी कंपनियां बाहर निकली, कितनी आई इंडिया में, कितनी आई। अब आप कहोगे देखो यार फेसबुक ने तो काफी इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो देखो यार फेसबुक है ना, राफेल वाली, दसॉल्ट एविएशन, सब रिलायंस में ही क्यों कर रहे हैं? दो चार कंपनियों को अगर आप मार्केट का बादशाह बनाने की कोशिश करोगे और मोनोपोली क्रिएट करवाओगे तो जाहिर सी बात है उस देश में दूसरी कंपनीज रहेंगी नहीं और बंटाधार तो होना ही होगा। गाइस, आप इसी चीज से सोच लो, जब देश में -23.9% जीडीपी के बाद भी रिया और सुशांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन के घूम रहे हो, 70 दिनों से उस केस के पीछे पूरी मीडिया पड़ी हुई है, लेकिन उसका आउटकम कुछ निकल नहीं पा रहा है। तो आप सोच लो। Before we start, I want to place on record my deep disgust
with the fact that on a day when our GDP has contracted 23.9%, on a day when China has Dr. Sumansi Raman, you don't have to be part of this debate if you find it so disgusting. You don't need to be part of this debate if you find it so disgusting. Go read the morning newspapers, and I recommend the Times of India. Go read it. Go read it. Don't waste your time. Don't waste the nation's time. Don't waste the viewers' time. Don't waste my time. If you find it such a big imposition on your time. और कुछ मीडिया चैनल्स तो ऐसे हैं कि जो कि सीबीआई वालों तक की जॉब खा जाएंगे। देख लो भाई, सीबीआई तक की जॉब जाने वाली है। मैं बता रहा हूं सर, सरकार पकौड़े तलवा देगी सबको। दूसरी एक और प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। जब लॉकडाउन लगाया गया था उस समय माइग्रेंट लेबर्स बेचारे पैदल कूदल भाग रहे थे, घर तक जा रहे थे कैसे भी करके। बेचारे कुछ लोग तो ट्रेन के 4-4 दिन के सफर करके वापस गए, और बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स डर गए कि अब भाई नहीं होगा। अब इन्होंने जब लॉकडाउन को खोला है तो उस सिचुएशन में प्रॉब्लम ये आ रही है कि लेबर्स की शॉर्टेज हो रही है। अब लेबर तो भाई जो अपने चला गया यूपी बिहार गांव जहां चला गया, वो जहां का भी लेबर हो, अब वो माइग्रेंट लेबर वापस आने को तैयार नहीं है। अब कंपनीज के सामने पूरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई ठीक है, अगर हम अपनी अब जब लेबर ही नहीं है तो हम काम कैसे करें? हमें वो वर्कफोर्स मैन पावर चाहिए, तभी हम वो काम कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज के बारे में सोचा नहीं था। माइग्रेंट लेबर बेचारे भेड़ बकरियों के समान पैदल चल करके अपने घर तक गए, और मुझे लगता नहीं है कि वो इतनी जल्दी उनके ऊपर भरोसा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि वो वापस से आए अपने कामों में लगे। अब सभी चीजों को एनालाइज करने के बाद मुझे लगता है कि आप सब समझ चुके होंगे कि ये कितना एक्ट ऑफ गॉड है और कितना एक्ट ऑफ गवर्नमेंट पुअर पॉलिसीज है। लेकिन एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, देखो गाइस, ये सब जो फेक न्यूज़ है, ये क्वेश्चनिंग जो है, अब मुझे नहीं लगता कि हमारी ओल्ड जनरेशन जो है वो कर सकती है। आप किसी को भी ले लो, जो अंकल्स होते हैं, जो भी होते हैं, उन लोगों से आप कभी भी पूछ लो, उनका मेन मुद्दा कुछ नहीं रहता। उनका ये रहता है, देखो बेटा पढ़ाई करो, कोई मतलब है नहीं ये सब करने से, हैं, और जॉब पाओ। अब भाई आगे जॉब ही नहीं रहेगी तो अब जॉब कैसे पालोगे? और गाइस, मेरा ऐसा मानना है कि हम स्टूडेंट्स ही देख लो। आप सबसे मेन बात देख लो ना, देशभक्त आज कोई भी देशभक्त आपके घर पे मम्मी पापा नहीं बैठे हुए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो देशभक्त नहीं है, वो देशभक्त हैं, लेकिन जितनी देशभक्ति बच्चों के अंदर है उतनी एज कंपैरिजन किसी भी पेरेंट्स के अंदर नहीं होती है। आप एक चीज देखो, इस चीज को बहुत ही आसान से आप समझ सकते हो। जब पबजी अभी कुछ दिन पहले बैन हो गया, हर स्ट्रीमर गाइस जिनकी की कमाई उसी से चल रही थी, किसी ने भी इस बात का विरोध नहीं किया। सबने बोला फर्स्ट कंट्री। उसमें कोई अंकल आंटी नहीं थे, उसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स बच्चे ही थे। उन सब ने बोला भैया कंट्री फर्स्ट है, कंट्री के खिलाफ कुछ भी नहीं, बाद में पबजी होगा देखा जाएगा। तो ये कंडीशन है, और इस पावर से कोई भी पावर डरती है गाइस, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो। स्टूडेंट के अंदर आज भी इतनी पावर है कि वो गवर्नमेंट को गिरा सकती है, चाहे कुछ भी करके। लेकिन अभी हमारे जो मोटे तोंद वाले अंकल लोग होते हैं, उनको ये चीज समझ में नहीं आती। वो ये चीज बोलते हैं, अरे तुम अभी बच्चे हो, अपने औकात में रहो। लेकिन गाइस, दे डोंट नो कि वो बच्चे बड़े हो चुके हैं। माफ कीजिएगा दोस्तों अगर वीडियो लंबी हो गई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।